हे व्हाट्स गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के थर्ड पार्ट के ऊपर। और इससे भी पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको ये नोट्स के पीडीएफ चाहिए और हमारी एलन की मॉड्यूल्स जो कि हमने रिव्यू कर रही थी, जैसा कि आप यहाँ पर आई बटन में देख सकते हैं, मैं उनका मेंशन कर दूंगा आई बटन में उनको, तो वो वीडियो आप जाके देख लेना। तो अगर आपको वो मॉड्यूल्स के पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जाके फॉलो कीजिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं, यह है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम। तो इसे जाके आप फॉलो कीजिए और मैं सारे अपडेट्स वहां पर दे दूंगा, और जैसे जैसे वीडियोस के बारे में मैं बताऊंगा, और जो वीडियोस में हमारे नोट्स हम बताने वाले हैं, तो वो मैं वहां पर पहले ही पोस्ट कर दूंगा ताकि आप उन्हें लिख ले और बाद में हमारी वीडियोस में जाके उनका रिवीजन कर सकें। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो अब हम देखते हैं हमारा स्वराज इन प्लांटेशन क्या है। तो फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन द असम, फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ कन्फर्म स्पेस इन विच दे आर एनक्लोज। तो वहाँ के प्लांटेशन वर्कर्स के लिए क्या फ्रीडम थी? फ्रीडम उनके लिए मतलब उनके लिए स्वराज क्या थी? तो उनके लिए स्वराज सिर्फ ये थी कि वो फॉरेस्ट के अंदर सिंपली फ्रीली मूव इन कर सकते हैं और आउट कर सकते हैं। उनको मतलब कन्फाइंड स्पेस चाहिए थी। पर उनको क्या हुआ था, प्लांटेशन मूवमेंट के अंदर उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर बंद कर रखा था। जैसे कि आप पॉइंट में देख सकते हैं, फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम, फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ कन्फाइंड स्पेस इन विच दे आर एनक्लोज्ड, जिसमें उनको बंद कर रखा था। तो तो ये था उनके लिए फिर स्वराज का मतलब। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 का। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट क्या था? तो वहाँ पर जो वर्कर्स थे उनको परमिट नहीं किया जाता था कि टू लीव टी गार्डन एरिया, जहाँ पर वो लोग काम करते थे टी गार्डन एरिया में। तो वहाँ के वर्कर्स को ये परमिशन नहीं थी कि आप ये गार्डन एरिया को छोड़ के जाएं। तो जब उन्होंने ये बात सुनी कि नेशनल नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चालू हो चुका है, तो उन्होंने क्या करा, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड गार्डन्स। तो उन्होंने क्या करा, प्लांटेशन को छोड़ दिया और वहाँ से जाने लगे थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि गांधी राज आने वाला है। तो जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो ब्रिटिश उनको बीच रास्ते में मिल गए और उनको जो वर्कर्स थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया और वहीं पर ही उनको बीट करने लग गए, मतलब मारने लग गए। जैसा कि आप पॉइंट में देख सकते हैं, when they heard of NCM, यहाँ पर NCM का मतलब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, left the plantation and headed gardens, believed that Gandhi Raj was coming on the way, they were caught by police and beaten up. Yet the peoples were also emotionally relating to an all Indians agitation feeling. तो यहाँ पर पीपल जो थे वो अब इमोशनली कनेक्ट होना चालू हो गए थे कि इंडियंस का जो गुस्सा था वो पीपल्स को इमोशनली अब यूनिट कर रहा था। जिससे क्या हुआ था, जैसे कि उन्होंने एक स्लोगन बना लिया था, डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत। तो ये उनका स्लोगन था। तो इस मूवमेंट का विड्रॉ क्या आया, तो इस मूवमेंट का मतलब हुआ क्या, तो फिर महात्मा गांधी जी ने इसको 1922 फरवरी में इसको कॉल ऑफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो थे वहाँ पर बहुत सारे अटैक्स होने लग गए थे गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं, पीजेंट मूवमेंट में होने लग गया था, ट्राइबल मूवमेंट में होने लग गया था, और स्वराज में भी मतलब प्लांटेशन वाले में इन्होंने तो नहीं करा, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इनको ब्रूटल रिप्रेशन दे ही दी थी। तो गांधी जी ने ये सब देखते हुए फरवरी 1922 में फाइनली इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। एट चौरी चौरा इन गोरखपुर, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन बियर टर्न इनटू वायलेंट क्लैश विद द पीपल। जब चौरी चौरा में फाइनली कब करा था, मतलब कि ये तो सब चल ही रहा था, पर जब चौरी चौरा का मूवमेंट हुआ था तो उसके बाद ही डायरेक्ट महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। ठीक है, चौरी चौरा में क्या हुआ था, गोरखपुर में एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, जो कि क्या हुआ था, वायलेंट क्लैश में टर्न हो गया था। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस के बारे में, जिसमें हमें देखना है स्वराज पार्टी के बारे में हम देखेंगे उसमें। तो स्वराज पार्टी में क्या हुआ था
कि लीडर्स विद इन द कांग्रेस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन प्रोविंशियल काउंसिल्स। तो ये जो मतलब नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने ही स्वराज पार्टी को बनाया था, ठीक है। तो प्रोविजनल काउंसिल्स में पार्टिसिपेट करके उन्होंने स्वराज पार्टी को बनाया था। तो उनको ऐसा लगता था कि अब वो ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करके काउंसिल में और आर्ग्यू फॉर्म रिफॉर्म्स एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। तो उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश पॉलिसी जो काउंसिल में चल रही है वो सिर्फ आर्ग्यू करती है और डेमोन्स्ट्रेट करती है, और ये काउंसिल ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है। तो जो यहाँ के युवा नेता था, यूथ लीडर्स थे, लाइक जो मतलब कि पुराने नेता थे, सॉरी युवा नहीं थे, मतलब पुराने वाले जो थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू, उन्होंने स्वराज पार्टी को बनाया था। लेकिन जो यंग लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या कर दिया था, प्रेस्ड फॉर फुल इंडिपेंडेंस, मतलब कि कंप्लीट स्वराज के लिए वो तो बोल रहे थे उनको, जैसे कि आप इस पॉइंट में देख सकते हैं। बट यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर दो फैक्टर ऐसे थे जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप करा था, तो अब हम देखते हैं उनके बारे में। तो एक एक तो जो पॉइंट था वो था टुवर्ड द लेट 1920, जो उसमें क्या हुआ था, जिसमें वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था और एग्रीकल्चर प्राइसेस थी जो कि फॉल होना चालू हो गई थी 1926 में, और फिर उसके बाद 1930 में कोलैप्स होना चालू हो गई थी, मतलब कि डबल होना चालू हो गई थी। तो वहाँ पर क्या हुआ था, जो पीजेंट थे वो उनको डिफ़िकल्टी हो रही थी, अपना जो उनका वो था, अपनी जो उनकी फसल थी, क्रॉप थी, उसको सेल करने में उनको प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो वहाँ पर क्या था, एक नई टोरी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी जो कि ब्रिटेन ने बनाई थी, एक स्टैट्यूटरी कमीशन के साथ में, जो कि सर जॉन साइमन के अंडर में था, ठीक है। जो टोरी गवर्नमेंट बनी थी जो ब्रिटेन में, तो उसने एक स्टैट्यूटरी कमीशन लॉन्च किया था जो कि किसके अंडर था, सर जॉन साइमन का। यहाँ से साइमन कमीशन वाला चालू होने वाला है। साइमन कमीशन वहाँ पर एक ऐसा कमीशन था जो कि क्या करता था, एक फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इन इंडिया एंड सजेस्टेड चेंजेस। एक वहाँ पर एक ऐसा कमीशन था जो कि फंक्शनिंग करता था किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, और जो कि इंडिया में चलता है, और चेंजेस सजेस्ट करता था। तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी भाई, इसने चेंजेस सजेस्ट करे थे और फंक्शनिंग कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन की जो कि इंडिया में चलता है। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि जो कमीशन था कि उसमें एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था। मतलब कि जो इन्होंने सर जॉन साइमन ने एक कमीशन दिया था जिसमें क्या था कि जैसे इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, पर उसमें क्या था कि वो चेंजेस भी सजेस्ट कर रहे थे, बट उस कमीशन के अंदर क्या था कि एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। जैसे कि आप पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं कि प्रॉब्लम डेट वाज अगेंस्ट द कमीशन नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, उसमें एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था। तो जब कमीशन अराइव हुआ था इंडिया में 1928 में, तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि साइमन कमीशन कब इंडिया में आया था, तो 1928 में आया था ये। तो इसको ग्रीट करा गया था विद द स्लोगन गो बैक साइमन बाय ऑल पार्टीज। सारी पार्टीज ने इसको गो बैक साइमन के साथ में ग्रीट करा था, जैसे कि आप इस पॉइंट में देख सकते हैं। फिर इसके बाद है रिएक्टेड टू दिस, इसके बाद जो गो बैक साइमन वाला जो स्लोगन चला था, इसको देखते हुए वाइसरी लॉर्ड इरविन ने क्या करा था, अनाउंस कर दिया था कि इन अक्टूबर 1929 unclear offer of dominant status for India and a round table conference to discuss future constitution। कि वहाँ पर वाइसरी लॉर्ड आयरविन ने अक्टूबर 1929 में एक अनक्लियर मतलब ऑफर दिया था महात्मा गांधी जी को, ऑफ डोमिनेंस स्टेटस फॉर इंडिया। डोमिनेंस स्टेटस के लिए एक अनक्लियर ऑफर दिया था और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए बुलाया था, जो कि डिस्कस करने के लिए था फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लंदन में हुई थी ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। तो महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर जाने से तो मना कर दिया था। तो इन दिसंबर 1929
अंडर जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। तो उसके बाद क्या हुआ कि दिसंबर 1929 में, अक्टूबर 1929 के जस्ट बाद में, इन दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज कर लिया था कि पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, डिमांड करना चालू कर दिया था। तो ये डिक्लेयर हो चुका था कि 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट करेंगे हम इंडिपेंडेंस डे। तो 26 जनवरी को 1930 को ये डिक्लेयर कर दिया गया था, बट ड्यू टू सम रीजंस ये हो नहीं पाया था। फिर इस डे को मतलब अनफॉर्चुनेटली हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को, बट इस डेट को तो डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इस डेट को मेमोरेबल रखने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इस डेट को लागू किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो गया 26 नवंबर को ही वो कंप्लीट हो गया था, बट इसको इस डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए 26 जनवरी को इम्पोज करा गया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा सॉल्ट मार्च को, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि था कंप्लीट सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। ठीक है, सॉल्ट मार्च को और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने एक लेटर भेजा वाइसरी को स्टेटिंग 11 डिमांड भेजते हुए वाइसरी को एक लेटर लिखा गांधी जी ने। तो उसमें 11 डिमांड लिखी हुई थी, जिसमें से ज़्यादातर क्या थी कि टैक्स जो थे, जो रेगुलर बेसिस पे जो टैक्स लगे हुए थे उनको हटाने के लिए था। जैसे कि सॉल्ट टैक्स, टबैको टैक्स, ये जो डेली नीड्स पे जो टैक्स लग रहे थे उनको हटाने के लिए बोला था। बट वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने सारी डिमांड फुलफिल नहीं करी। तो महात्मा गांधी जी ने उनको ये भी बोला था कि इफ द डिमांडेड वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च कांग्रेस कैन लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। ठीक है, तो इसमें आप पॉइंट देख सकते हैं। फर्स्ट, ऑन 31 जैन 1930 महात्मा गांधी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय सेंडिंग 11 डिमांड्स। द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। महात्मा गांधी said if the demand were not fulfilled by 11th of March, Congress launched a civil disobedience campaign. महात्मा गांधी जी ने फिर क्या करा, महात्मा गांधी जी ने एक सॉल्ट मार्च चालू कर दी, अकम्पेन्ड विद बाय 78 वॉलंटियर्स, जिसमें कितने थे, 78 वॉलंटियर्स थे। 240 माइल से भी ज़्यादा लंबी ये यात्रा थी। ठीक है, साबरमती आश्रम से गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक ये मार्च चली थी। तो ये आपको ये याद रखने की इसमें इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि उसमें कितने वॉलंटियर थे। तो उसमें 78 वॉलंटियर्स थे। और कितनी माइल्स की थी ये इनकी मार्च, तो 240 माइल्स की थी। और जो 78 लोग वॉलंटियर्स थे वो भी महात्मा गांधी के खुद के चुने हुए थे, क्योंकि महात्मा गांधी खुद बहुत तेज चलते थे। तो उनकी स्पीड के साथ मैच करने वाले ये 78 वॉलंटियर्स थे जो कि इनके साथ मार्च कर रहे थे। तो ये 240 माइल्स की इनकी मार्च थी। कहाँ से कहाँ तक थी, साबरमती आश्रम से गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक थी। ठीक है, तो 6 अप्रैल को वहाँ पर वो पहुँचे एंड वायलेटेड द लॉ, जो कि जो सॉल्ट लॉ था, कि सॉल्ट जो लॉ था वहाँ का कि सॉल्ट सिर्फ ब्रिटिशर्स बना सकते हैं, तो उस लॉ को उन्होंने तोड़कर वहाँ पर सॉल्ट बनाया। तो ये थी सिविल डिसोबीडियंस की स्टार्टिंग। तो ऐसे मार्क हुई थी, जैसे कि आप इस पॉइंट में देख सकते हैं कि ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड एंड वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Okay, now this is over for today. Next, we will see in our next video. Goodbye. Thank you.